ओके। हे गाइस, वेलकम टू सेल शर्मा जॉब्स नोटिफिकेशंस। और आज हम बात करेंगे हिमाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी शिमला एंड सरदार पटेल यूनिवर्सिटी मंडी दोनों के लिए एमएससी जूलॉजी एंट्रेंस टेस्ट 2025 की तैयारी। देखिए, आप सभी को पता होगा, कल मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था कि क्या मुझे लेक्चर वाली वीडियो डालनी चाहिए या एमसीक्यू क्वेश्चन की। तो जो मैंने आपके रिस्पॉन्स देखे या जो मुझे लगा कि आपके लिए दोनों बेस्ट होंगे, यानी लेक्चर भी और उसके बाद उसके एमसीक्यू भी। तो यदि आपने लेक्चर देखना है तो इस वीडियो को फुल वॉच कीजिए, नहीं तो आप इस वीडियो को एंड में ले जाइए और लास्ट में आपको एमसीक्यू क्वेश्चन मिल जाएंगे। 25 एमसीक्यू क्वेश्चन है और जो आज मैं पढ़ा रहा हूँ इसी के बेस पे मैंने क्वेश्चन पूछे हैं। 25 क्वेश्चन है और काफ़ी बेनिफिशियल क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप अटेम्प्ट कर सकते हो। नहीं तो आप पहले वीडियो बात कर लो फिर देख लो, ठीक है, आपकी मर्जी जैसे आपको लगे, पर मैंने दोनों किए हैं, ठीक है, लेक्चर भी प्लस एमसीक्यू भी। और क्योंकि देखो, कंसेप्ट क्लियरिटी एक बहुत ज़्यादा जरूरी चीज़ है कि कंसेप्ट भी क्लियर होना चाहिए। बाकी मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन भी आपको हो जाएगी, क्योंकि प्रैक्टिस से मैन परफेक्ट होता है, ठीक है। वो प्रैक्टिस से होता है कि अगर मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन आते हैं और डायरेक्ट क्वेश्चन होता है, कंसेप्ट क्लियर ना भी हो तब भी आप अटेम्प्ट कर सकते हो, बट कॉन्सेप्ट तो भी कंसेप्ट होता है, ठीक है। तो जो आपको अच्छा लगे वो आप कर सकते हो। बाकी वीडियो को कंटिन्यू करने से पहले, यदि आपने अभी तक ये पीडीएफ बाय नहीं किया है, परचेज नहीं किया है, तो कर लीजिए। आपका आज देख लीजिए तारीख क्या है, 25 अप्रैल लास्ट डे है। 16% जो आपको ऑफ मिल रहा है, यानी 249 रुपीज़ में आपका जो पीडीएफ मिल रहा है आज तक है। कल से आपको ये पीडीएफ दोबारा कितने का मिलेगा, 299 रुपीज़ में मिलेगा। बाय करने के लिए आपके पास यहाँ पर नंबर दिया गया है, इस नंबर पर आपको करना है मैसेज, व्हाट्सएप मैसेज करना है। और इसमें आपको सभी को पता होगा टोटल 4000 एमसीक्यू क्वेश्चन है और 20 चैप्टर हैं। 20 चैप्टर के से हर एक चैप्टर के 200 एमसीक्यू क्वेश्चन हैं, ठीक है। काफ़ी बेनिफिशियल पीरियड आपके लिए होने वाला है, तो इसको भी आप परचेज कर सकते हो, ठीक है। चलिए वीडियो को करते हैं कंटिन्यू। क्या हो गया अब, एक सेकंड, ठीक है। तो पहले जो कॉन्सेप्ट है वो है सेंट्रल डोगमा। सेंट्रल डोगमा आपने बचपन में पढ़ा हुआ है, जिसमें हम बोलते हैं कि डीएनए से आरएनए बनता है, आरएनए से प्रोटीन बनती है। और डीएनए से आरएनए बनने की प्रोसेस को हम बोलते हैं ट्रांसक्रिप्शन, और आरएनए से प्रोटीन बनने की प्रोसेस को हम बोलते हैं ट्रांसलेशन। अगर मैं डीएनए से दोबारा डीएनए बनाऊं, इस प्रोसेस को हम बोलते हैं डीएनए रेप्लिकेशन। अगर आरएनए से मैं दोबारा डीएनए बना दूं, यानी प्रोसेस को रिवर्स कर दूं, कॉल्ड एज रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। एंड द एंजाइम नीडेड फॉर दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एज रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज। ओके। और रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज क्या यूज करता है डीएनए बनाने के लिए, तो वो डीएनटीपी यूज करता है रादर देन आरएनटीपी, बिकॉज उसने आरएनए को टेम्पलेट मानकर, आरएनए को पिता मानकर डीएनए की सिंथेसिस करनी है। बनाना डीएनए ही है, इसलिए इसको डीएनटीपी ही चाहिए। चलिए नेक्स्ट, आपने देखो एक प्रोसेस पढ़ी है डीएनए रेप्लिकेशन। आज हम बिल्कुल बेसिक करेंगे, कल से हम एडवांस लेवल पर चले जाएंगे, हाईली हाईली एडवांस, जिसमें हम पढ़ेंगे स्लाइडिंग क्लैंप, बीटा क्लैंप, प्रोसेसिबिलिटी, डीएनए पॉलीमरेज, सब कुछ पढ़ेंगे हम। आज हम बेसिक करेंगे। तो बेसिक में आप सभी को पता होगा डीएनए का रेप्लिकेशन बाई डायरेक्शनल होती है, जिसमें एक स्टैंड बनता है लैगिंग स्टैंड और एक बनता है लीडिंग स्टैंड। अब लैगिंग और लीडिंग क्यों बनते हैं आप सभी को भी पता है, बिल्कुल सिंपल प्रोसेस है कि लैगिंग स्टैंड बनने के लिए आप सभी को पता होगा डीएनए हेलिकेज क्या करता है, डीएनए को अनवाइंड कर रहा है, अनजिप कर रहा है, डीएनए को खोल रहा है। बट डीएनए के सिंथेसिस आप सभी को पता होगा 5 प्राइम टू 3 प्राइम डायरेक्शन में ही होती है, ठीक है। अब देखो एक स्टैंड में क्या हो रहा है, जिस डायरेक्शन में डीएनए खुल रहा है उसके अपोजिट डायरेक्शन में डीएनए बन रहा है, ठीक है। मतलब आगे आगे डीएनए सिंथेसिस हो रही है और पीछे पीछे से क्या हो रहा है, डीएनए खुल रहा है। इसलिए हर बार हमें प्राइमर की जरूरत पड़ रही है और हर बार हमारे डीएनए के टुकड़े 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 में आपके डीएनए की सिंथेसिस हो रही है। इसका मतलब जिस डायरेक्शन में डीएनए खुल रहा है उस डायरेक्शन में सिंथेसिस नहीं हो रही, उसके अपोजिट हो रही है। इसको बोलते हैं हम लैगिंग स्टैंड। बट लीडिंग स्टैंड में देखो जिस डायरेक्शन में डीएनए खुल रहा है उसी डायरेक्शन में डीएनए की सिंथेसिस हो रही है, तो इसका बोलते हैं लीडिंग स्टैंड। तो पता चल गया लैगिंग और लीडिंग क्यों बनते हैं। चलिए अब हम पढ़ेंगे थोड़ी सी सिमिलरिटीज बिटवीन रेप्लिकेशन ऑफ प्रोकैरियोट्स एंड यूकैरियोट्स। फर्स्ट पॉइंट, ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन यूजुअली कंटेन्स 80 रिच सीक्वेंस। तो ये तो काफ़ी इजी बात कही मैंने कि जो रेप्लिकेशन का स्टार्ट पॉइंट होता है, यानी ओरिजिन होता है, वो 80 होता है। बिकॉज क्योंकि 80 के बीच में क्या बॉन्ड है, डबल बॉन्ड है, और जीसी के बीच में ट्रिपल बॉन्ड है। अब 80 को तोड़ना इजी है, जीसी को तोड़ना इजी है, तो आप सभी को पता होगा 80 को तोड़ना बहुत ज़्यादा जरूरी है, या इजी भी हम बोल सकते हैं। तो 80 होता है, चाहे वो प्रोकैरियोट हो चाहे वो यूकैरियोट हो, दोनों में डीएनए का स्टार्ट पॉइंट है वो 80 रिच सीक्वेंस ही होंगे, जिनको तोड़ना आसान है एज कम्पेयर टू जीसी। Second point, replication is bidirectional from replication origin.
चाहे हम यूकैरियोट्स की बात कर लें चाहे प्रोकैरियोट्स की बात कर लें, डीएनए की रेप्लिकेशन वाई डायरेक्शनल ही होगी। दोनों स्टैंड पार्टिसिपेट करेंगे डायरेक्शन में, लीडिंग स्टैंड भी लैगिंग स्टैंड भी, और दोनों स्टैंड आपके रेप्लिकेशन करेंगे। इन द केस ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया डीएनए की रेप्लिकेशन हाँ यूनिडायरेक्शनल हो सकती है। In the case of third point, replication is semi-conservative process. According to Michelson and Stoffel, जो डीएनए की रेप्लिकेशन होती है वो कैसे होती है? डीएनए की रेप्लिकेशन आपकी होती है सेमी कंजर्वेटिव। देखो दो प्रोसेस होते हैं, एक होता है कंजर्वेटिव, एक होता है सेमी कंजर्वेटिव। मैं अभी डिसरप्टिव की बात नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि डिसरप्टिव में फ्रेगमेंट में आपका डीएनए बनता है, जो कि बिल्कुल लॉजिकलेस बात है। बट सेमी कंजर्वेटिव और कंजर्वेटिव में है कि कंजर्वेटिव में पूरा डीएनए 100% कंजर्व हो रहा है, यानी ओल्ड वाला डीएनए ओल्ड ही बना रहा है और न्यू ही स्टैंड बन रहा है। बट ऐसा नहीं होता है, डीएनए की रेप्लिकेशन सेमी कंजर्वेटिव होती है, यानी ओल्ड वाला न्यू बनाएगा और एक दूसरा स्टैंड भी ओल्ड से न्यू बनाएगा। ठीक है, तो डीएनए 50% कंजर्व होता है, नॉट 100% कंजर्व। दोनों के अंदर, प्रोकैरियोट्स के अंदर भी यूकैरियोट्स के अंदर भी सेमी कंजर्वेटिव मोड ऑफ रेप्लिकेशन हैज बीन अकर्ड। रेप्लिकेशन अकर इन 5' to 3' डायरेक्शन एंड इट्स टेम्पलेट डिपेंडेंट प्रोसेस। देखो इधर बोला गया कि रेप्लिकेशन की जो डायरेक्शन है, यानी जो डीएनए पॉलीमरेज है, वो ओनली 5' to 3' डायरेक्शन में ही मूव करता है। ऐसा क्यों है कि वो 5' to 3' डायरेक्शन में ही मूव करता है? क्योंकि आपका जो डीएनए आधा बन चुका है उसका 3' OH फ्री है, ठीक है, जो कि अटैक कर सकता है नेक्स्ट अपकमिंग न्यूक्लियोटाइड के 5' के ऊपर। और 5' के ऊपर क्या होते हैं? फॉस्फेट लगे होते हैं, 3 फॉस्फेट होते हैं। अब जो 3' OH है ये अटैक कर देगा अपकमिंग न्यूक्लियोटाइड के 5' फॉस्फेट को, जहां पर 3 फॉस्फेट हैं, 2 फॉस्फेट हट जाएंगे, पीपीआई के फॉर्मेट में निकल जाएंगे, जो कि निकलेंगे गामा और बीटा। अल्फा वाला पार्टिसिपेट कर देगा बॉन्डिंग में। और टेम्पलेट डिपेंडेंट प्रोसेस का मतलब होता है इसको कोई न कोई प्रिंट चाहिए देखने के लिए। अब डीएनए की सिंथेसिस आप सभी को देखो टेम्पलेट डिपेंडेंट होती है। देखो यहाँ पर जो डीएनए बन रहा है, तो एक डीएनए तो पहले से ना, उसको देख के दूसरा डीएनए बन रहा है, इसको बोलते हैं टेम्पलेट डिपेंडेंट है। टेम्पलेट इंडिपेंडेंट का मतलब होता है कि कोई भी नहीं है, अचानक सीधा बन गया। और हाँ, ऐसे नहीं है कि टेम्पलेट इंडिपेंडेंट कुछ नहीं होता है। एक टेम्पलेट इंडिपेंडेंट में एक आपने पढ़ा होगा टर्मिनल डिऑक्सी न्यूक्लियोटाइड ट्रांसफरेज, एक ऐसा एंजाइम है जो कि पीसीआर में यूज होता है। ठीक है, वो लगातार टी 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 जोड़ता है, नहीं थाइमिन जोड़ता है, टर्मिनल डिऑक्सी न्यूक्लियोटाइड ट्रांसफरेज। तो वो टेम्पलेट इंडिपेंडेंट प्रोसेस करता है। बट मोस्टली रेप्लिकेशन में यूकैरियोट्स हो चाहे प्रोकैरियोट्स हो, टेम्पलेट रिक्वायर्ड है। रेप्लिकेशन सेमी डिसकंटिन्यूअस प्रोसेस है। सेमी डिसकंटिन्यूअस का प्रोसेस का मतलब एक लीडिंग स्टैंड बनना है, एक लैगिंग स्टैंड बनना है, दोनों के अंदर। ठीक है, DNA polymerase cannot initiate replication. It's need a 3' OH group for extension of strand. ये मैंने समझा दिया आपको कि DNA polymerase तभी काम करेगा जब 3' फ्री हो अटैक करने के लिए। कौन सा अटैक? न्यूक्लियोफिलिक अटैक ऑन द 5' एंड ऑफ नेक्स्ट अपकमिंग न्यूक्लियोटाइड। अब थोड़े से हम डिफरेंसेस देख लेते हैं। आज हम बिल्कुल बेसिक कर रहे हैं, काफी आपको सोचने की जरूरत नहीं है, मैं आपको डिटेल में करवाऊंगा रेप्लिकेशन। ठीक है, बाकी सब कुछ डिटेल में होगा। अब देखो डिफरेंस देखो, तो पहला डिफरेंस, prokaryotes DNA is always accessible to their replication machinery, what in the eukaryotes it is not directly accessible, it is bound to a nucleosome। देखो प्रोकैरियोट्स का जो डीएनए होता है उसके पास कोई भी हिस्टोन प्रोटीन नहीं होती है। हाँ, इन द केस ऑफ आर्किया हमें हिस्टोन लाइक प्रोटीन देखने को मिल सकते हैं, बट इन द केस ऑफ यूकैरियोट्स इन द केस ऑफ प्रोकैरियोट्स कोई भी आपका हिस्टोन नहीं होता है। बट यूकैरियोट्स में आप सभी को पता होगा आपका जो डीएनए होता है रैप होता है अराउंड द हिस्टोन, इट्स कॉल्ड एज न्यूक्लियोसोम। अब वो हिंड्रेंस पैदा कर रहा है, रोक रहा है रेप्लिकेशन को, इसलिए सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, हमें उस हिस्टोन को हटाना पड़ेगा विद हेल्प ऑफ प्रोटीन कॉल्ड फैक्ट प्रोटीन, FACT नाम रखना। फैक्ट प्रोटीन इस हिस्टोन को हटाएगी यहाँ से। अब जो हिस्टोन को हटा रहे हैं तो मतलब टाइमिंग लग रहा है, टाइम कंज्यूम प्रोसेस है, इसलिए एज कंपेयर टू प्रोकैरियोट्स, यूकैरियोट्स के अंदर जो डीएनए रेप्लिकेशन है वो स्लो प्रोसेस है। In prokaryotes, often there is a single origin from where the replication start, while in eukaryotes has a multiple origin from the replication can be initiated. Okay, काफी इंपॉर्टेंट लाइन लिखी है यहाँ पर कि यूकैरियोट्स के अंदर जो आपकी ओरिजिन होती है वो मल्टीपल ओरिजिन होती है। अराउंड 10,000 to 1 लाख रेप्लिकेशन ओरिजिन साइट्स होती हैं हमारे अंदर, क्योंकि हमारा डीएनए वास्ट है, बहुत बड़ा डीएनए है। 3.9 10 to power 12 बोल सकते हैं बेस न्यूक्लियोटाइड होते हैं हमारे अंदर। और इतना हाईली कॉम्प्लेक्स डीएनए को रेप्लिकेट करना है तो एक ओरिजिन से कुछ नहीं होने वाला, मल्टीपल ओरिजिन रखो भाई, लाख लाख 1.5 लाख 2 लाख। ठीक है, बट इन द केस ऑफ प्रोकैरियोट छोटा सा डीएनए है, एक ओरिजिन ही सफिशिएंट है। प्रोकैरियोटिक क्रोमोसोमल डीएनए रेप्लिकेशन स्टॉप एट वन स्पेसिफिक लोकेशन locus, while in the case of eukaryotes it stop at all the locus where the two replication fork meet.
देखो अभी इसको आप समझ नहीं आओगे तो कोई चक्कर नहीं, आगे हम समझाएंगे। यहाँ पर बोला गया कि प्रोकैरियोट्स का जो क्रोमोसोमल टर्मिनेशन है, वहाँ पर एक प्रोटीन आता है जिसका नाम है टस प्रोटीन, TUS, और वहाँ पे एक सीक्वेंस आता है जिसका नाम है टर्मिनेटर सीक्वेंस, टार सीक्वेंस। तो टार और टस, जहाँ पर टार और टस आपस में मिल जाएंगे, रेप्लिकेशन स्टॉप हो जाएगी प्रोकैरियोट्स में। बट यूकैरियोट्स में ऐसा नहीं होता है। यूकैरियोट्स के अंदर जहाँ पर भी दो रेप्लिकेशन फोर्क आपस में मीट करते हैं, जुड़ते हैं, वहाँ पर रेप्लिकेशन रुक जाती है। हम पढ़ेंगे, अभी तक लाइन याद रखना बस। Multiple round of replication are possible during prokaryotic cell division, while in the eukaryotic only one round of replication is possible per cell division। देखो ये भी काफी इंपॉर्टेंट लाइन लिखी हुई है कि बैक्टीरिया के अंदर मल्टीपल राउंड ऑफ रेप्लिकेशन हो सकती है, यानी एक राउंड ऑफ रेप्लिकेशन अभी खत्म हुई नहीं, दूसरी स्टार्ट हो जाएगी। तो टोटल यहाँ पर 6 रेप्लिकेशन राउंड हो सकते हैं प्रोकैरियोट्स में अंदर, ठीक है। बट यूकैरियोट्स के अंदर ओनली सिंगल राउंड ऑफ रेप्लिकेशन होगी। ऐसा क्यों और क्या हो रहा है कि सिंगल राउंड ऑफ रेप्लिकेशन ही हो रही है? क्यों? इसलिए क्योंकि आपका जब ड्यूरिंग एस फेज चलता है, जब डीएनए रेप्लिकेट कर होता है, तो एस से डी के द्वारा लाइसेंसिंग फैक्टर को डिग्रेड कर दिया जाता है। व्हाट आर द लाइसेंसिंग फैक्टर? लाइसेंसिंग फैक्टर वो फैक्टर होते हैं जो कि डीएनए हेलिकेज को लोड करते हैं, यानी डीएनए हेलिकेज लोडर को हम बोलते हैं लाइसेंसिंग फैक्टर। वो उनका नाम है CDC6 और CDT1। अब इस जो CDC6 और CDT1 है, इनको डिग्रेड कर दिया जाता है एस फेज के अंदर। और जब ये डिग्रेड ही हुए हैं तो नेक्स्ट राउंड ऑफ रेप्लिकेशन इनिशिएट नहीं हो सकती है। पहले इस डीएनए रेप्लिकेशन को कंप्लीट करो, तभी डीएनए रेप्लिकेशन स्टार्ट होगी, यानी नेक्स्ट राउंड ऑफ रेप्लिकेशन तब होगी जब पूरा सेल डिवाइड हो जाएगा और नेक्स्ट जीवन फेज आएगी, बिकॉज लाइसेंसिंग फैक्टर हैज बीन डिग्रेडेड इन द एस फेज ऑफ सेल साइकिल। Next line, for the linear chromosome, which are the most common in eukaryotes, a special problem arises during replication is a chromosome replication end problem। देखो क्रोमोसोमल रेप्लिकेशन एंड प्रॉब्लम है। इन द केस ऑफ प्रोकैरियोट्स आपका जो डीएनए होता है वो सर्कुलर होता है, इसलिए कोई प्रॉब्लम नहीं होती है उनको एंड प्रॉब्लम एंड की। बट इन द केस ऑफ यूकैरियोट लीनियर डीएनए है, तो जब हम प्राइमर रिमूवल करते हैं तो 5 प्राइम एंड का जो प्राइमर रिमूव किया तो नेक्स्ट डीएनए पॉलीमरेज कोई भी वहां पर न्यूक्लियोटाइड ऐड नहीं कर सकता है, और हर बार आपका डीएनए रिड्यूस हो रहा है। इसलिए हमें कोई दिक्कत होती नहीं वैसे, क्योंकि हमने फर्जी सीक्वेंस रखे होते हैं 5 प्राइम एंड की तरफ, कौन से टेलोमर्स रखे होते हैं। बट कई बार ऐसा होता है कि अब इतने ज्यादा रिड्यूस हो चुके हैं कि हमारा जेनेरिक डीएनए आ चुका है, और एक बार जेनेरिक डीएनए आ चुका है और उधर भी हमारा रिड्यूसिंग स्टार्ट होगी, तो डीएनए जो प्रोसेस है रेप्लिकेशन वो स्टॉप हो जाएगी, सेल साइकिल स्टॉप हो जाएगी, इसके बाद सेल डिवीजन नहीं होगी। इसको मतलब हे फ्लिक लिमिट। हे फ्लिक लिमिट यानी अब सेल साइकिल डिवाइड नहीं कर सकता है, सेल डिवाइड नहीं कर सकता है। तो अबाउट 35 to 40 सेल साइकिल के बाद डीएनए हमारा सेल होता है वो स्टॉप डिवाइडिंग, बिकॉज रेप्लिकेशन सेंसेनेंस हैज बीन अकर्ड। रेप्लिकेशन सेंसेनेंस मतलब अब डीएनए और डिवाइड नहीं हो सकता है, क्योंकि हे फ्लिक लिमिट आ चुकी है। अब हमारे टेलोमर इतने ज़्यादा शॉर्टन्ड हो चुके हैं, छोटे हो चुके हैं कि अब हम रेप्लिकेशन नहीं कर सकते, क्योंकि जेनेरिक डीएनए आ चुका है। हम पढ़ेंगे अभी इतने स्टेटमेंट आपको हम पढ़ेंगे, डिटेल में पढ़ेंगे अब इसको बारे में। अब हम बात करें कौन कौन से रिक्वायरमेंट है हमें डीएनए बनाने के लिए। तो पहला है इंजाइम्स, और इंजाइम्स में भी कौन सा है? हेलिकेज। अब हेलिकेज का काम क्या है? इट अनवाइंड द डीएनए डबल हेलिक्स। आपसे को डीएनए का तो डबलेट होता है, अब इसको तोड़ना तो है, तो सिंगलेट में कन्वर्ट करना है। तो इसके जो हाइड्रोजन बॉन्ड है एडेनिन और थाइमिन के बीच में, ग्वाइनोसिन और साइटोसिन के बीच में जो आपके डबल बॉन्ड है उनको ब्रेक करता है, डबल या ट्रिपल जो भी बॉन्ड है, हाइड्रोजन बॉन्ड को ब्रेक करता है आपका कौन? हेलिकेज। और हेलिकेज रिक्वायर्ड एटीपी एनर्जी का यूज करता है। दूसरा एंजाइम है टोपो आइसोमरेज। टोपो आइसोमरेज भी दो टाइप के होते हैं, टोपो आइसोमरेज 1 और टोपो आइसोमरेज 2, जो कि करते हैं रिलीफ करते हैं सुपर कॉइलिंग को। सुपर कॉइलिंग होती है हाईली कंडेंस्ड फॉर्म, जो कि हेलिकेज के कारण ही आई हुई है, उसको नेगेटिव यानी पॉजिटिव सुपर कॉइलिंग को नेगेटिव सुपर कॉइलिंग में कन्वर्ट करते हैं टोपो आइसोमरेज। पढ़ेंगे, कोई बात नहीं, अभी इतना याद रखना। सिंगल स्टैंड बाइंडिंग प्रोटीन एसएसबी होते हैं केस ऑफ प्रोकैरियोट्स। यूकैरियोट्स के केस में इसको बोलते हैं आरपीए। प्राइमेज एक ऐसा एंजाइम है जिसको हम बोलते हैं आरएनए पॉलीमरेज। तो कभी भी कॉन्सेप्ट को चेंज मत करना, आपके जो क्लेटी है वो क्लेटी ही होनी चाहिए, यानी प्राइमेज को हम जो दूसरा नाम है वो हम बोलते हैं आरएनए पॉलीमरेज, यानी जो डीएनए को देख आरएनए बनाएगा, शॉर्ट कम से कम 8 से 9 न्यूक्लियोटाइड। तो प्राइमेज कुछ कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। प्राइमेज इज आल्सो कॉल्ड एज आरएनए पॉलीमरेज, और आरएनए पॉलीमरेज मतलब आरएनए और पॉलीमरेज मतलब बनाना, यानी आरएनए को बनाने वाला कोई एक ऐसा एंजाइम है जो कि डीएनए को देख देख के आरएनए बना रहा है, कॉल्ड एज प्राइमेज। डीएनए पॉलीमरेज मतलब डीएनए को देख देख के डीएनए बना रहा है। आरएनए पॉलीमरेज मतलब डीएनए को देख के आरएनए बना रहा है। अब डीएनए पॉलीमरेज होता है बनाना, और डीएनए मतलब डीएनए बनाना। Add the deoxyribonucleotide requiring for 3' ये सभी को पता ही है, ठीक है। आगे देखिए डीएनए लाइगेज रिक्वायर्ड होता है किसको? गैप्स को नहीं, निक्स को सील करने के लिए। देखो गैप्स और निक्स में डिफरेंस है।
गैप होते हैं बहुत बड़े बड़े गैप, उन गैप को फिल करता है डीएनए पॉलीमरेज 1, बट निक्स को सील करता है डीएनए लाइगेज। पढ़ेंगे, डिटेल में पढ़ेंगे। समरी ये है, स्क्रीनशॉट मार लीजिए, इसको आप पढ़ सकते हो। ये समरी है जो अभी तक मैंने पढ़ाया है, ठीक है, ये सारी समरी है। ये दो हैं, इनको पढ़ लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। जल्दी पढ़ना चाहते हो तो पढ़ सकते हो, मैं आपको करवा देता हूँ जल्दी जल्दी से। डीएनए रेप्लिकेशन इज द प्रोसेस ऑफ कॉपिंग द जेनेरिक मटेरियल। रेप्लिकेशन अकर एट द रेप्लिकेशन फोर्क, ए बाय शेप्ड रीजन। दूसरी लाइन, डीएनए रेप्लिकेशन इज सेमी कंजर्वेटिव है, ठीक है, जिसमें वन पेरेंट स्टैंड है और एक नया स्टैंड बन रहा है, ठीक है। मिशेल्सन स्टोहल एक्सपेरिमेंट कन्फर्म्ड सेमी कंजर्वेटिव मोड ऑफ रेप्लिकेशन यूजिंग N15 और N14 आइसोटोप, आपने पढ़े हैं, ठीक है। आगे देखिए, डीएनए सिंथेसिस अकर इन 5' to 3' डायरेक्शंस। लीडिंग स्टैंड इज सिंथेसाइज्ड कंटिन्यूअसली, लैगिंग स्टैंड इज सिंथेसाइज्ड डिसकंटिन्यूअसली। Okazaki fragment are short DNA segment on the lagging strand. Okazaki fragment discovered by Raises Okazaki in 1969. Fragment are 100 to 200 nucleotide in the case of eukaryotes. Okazaki fragment number in the case of prokaryote 1000 to 2000 nucleotide. DNA ligase join the Okazaki fragment on the lagging strand. Helicase unwind the DNA double helix at the origin. ये मैंने पढ़ाया है, तभी मैं जल्दी जल्दी बोल रहा हूँ क्योंकि अभी हम क्वेश्चन करने जा रहे हैं। Topoisomerase relieve the supercoiling ahead of the replication fork. SSB is protein that can sterilize the DNA. देखो SSB का पता है क्या फंक्शन है, बता देता हूँ, बेसिक कर रहे हैं आज ना। SSB वो प्रोटीन होती है, देखो मान लीजिए डीएनए हमारा ओपन अप हो गया, अब दोबारा वो री एनिलिंग ना कर लाए, यानी आपका जो डबल स्टैंड डीएनए है जो कि सिंगल स्टैंड में कन्वर्ट हो गया है, ये दोबारा डबल ना बन जाए, यानी दोबारा री एनिलिंग ना हो जाए, दोबारा जुड़ ना जाए, इसको रोक के रखता है। यानी सिंगल स्टैंड बाइंडिंग प्रोटीन मेक द डीएनए रिमेन्स सिंगल स्टैंडर्ड। DNA polymerase add the DNTP to the 3' O to the primer. Proofreading function of DNA polymerase are ensure accuracy, जिसकी proofreading activity की डायरेक्शन होती है 3' to 5'। याद रखना, DNA polymerase जो कि न्यूक्लियोटाइड ऐड कर रहा है उसके डायरेक्शन है 5' to 3' डायरेक्शन है, बट DNA polymerase जो कि प्रूफ रीडिंग कर रहा है, प्रूफ रीडिंग की डायरेक्शन होगी 3' to 5', क्योंकि प्रूफ रीडिंग होती है कि मान लीजिए कोई गलत न्यूक्लियोटाइड बन गया, ठीक है, उसको हटाना है, तो हटाने के लिए दोबारा बैक आना पड़ेगा, बैक आने के लिए 3' to 5' डायरेक्शन में जाना पड़ेगा। हम पढ़ेंगे, डिटेल में पढ़ेंगे। चलिए आज हम क्वेश्चन करते हैं स्टार्ट। जो नहीं सकता है, अच्छा ये तो है। चलिए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं, क्वेश्चन नंबर 1 से। व्हाट इज द प्राइमरी मोड ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन डिस्क्राइब इन द नोट्स। जो मैंने आपको करवाया अभी, इसमें मुझे बताना प्राइमरी मोड ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन क्या है। अभी करवाई मैंने, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर है आपका वो ऑप्शन नंबर बी, सेमी कंजर्वेटिव। क्वेश्चन नंबर सेकंड, विच एक्सपेरिमेंट प्रोवाइड एविडेंस फॉर सेमी कंजर्वेटिव नेचर ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन। तो राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सेकंड, यानी बी ऑप्शन, मिशेल्सन एंड स्टोहल एक्सपेरिमेंट। एक मैंने आपको साइंटिस्ट बताया था, मैंने क्वेश्चन पूछा था, ग्रुप में पूछा था कि विच एक्सपेरिमेंट प्रोवाइड द एविडेंस फ्रॉम सेमी कंजर्वेटिव मोड ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन इन द केस ऑफ यूकैरियोट्स। तो राइट आंसर इज जिसका नाम है टेलर हर्वर्ट। साइंटिस्ट का नाम रखना टेलर हर्वर्ट, हार्वर्ड साइंटिस्ट था, उन्होंने यूकैरियोट्स के अंदर बताया था। ये जो मिशेल्सन स्टोहल थे ना, इन्होंने तो ई कोलाई पर किया था, बैक्टीरिया पर किया था, ये प्रोकार्योट्स में प्रूव किया था, यूकैरियोट्स के अंदर प्रूव किया था हर्वर्ट ने, हर्वर्ट। Question third, in the Michelson-Stokes experiment, what was the observed after one generation of E. coli grown in the N14 medium following growth in N15? देखो N15 के बाद N14 के अंदर क्या ऑब्जर्व किया था? ओल्ड डीएनए आर हैवी, ओल्ड डीएनए आर लाइट, डीएनए आर हाइब्रिड, डीएनए कंप्लीटली डिग्रेडेड। देखो अभी मैंने आपको करवाया, सेमी कंजर्वेटिव का मतलब होता है कि डीएनए 50% कंजर्व हुआ है। देखो ओल्ड डीएनए आर हैवीज का मतलब पूरा 100% डीएनए कंजर्व हो गया, यानी ए ऑप्शन तो हो गया एलिमिनेट। डी ओल्ड डीएनए इज लाइट, लाइट तो क्या सकता, सभी लाइट कह सकता है जब तक आपका ओल्ड प्रेजेंट है, ये तो कोई ऑप्शन नहीं बना। सी डीएनए आर हाइब्रिड, यस, जो आपका फर्स्ट जनरेशन होगी इसमें N15 N14 दोनों हमें मिलेंगे, क्योंकि एक ओल्ड है और एक न्यू बन जाएगा, सेमी कंजर्वेटिव 50% कंजर्व। व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ डीएनए सिंथेसिस बाय द डीएनए पॉलीमरेज। डायरेक्शन पूछी है,
तो डायरेक्शन इज 5 प्राइम टू 3 प्राइम डायरेक्शन, बी ऑप्शन। व्हाट इज द रोल ऑफ द हेलिकेज ड्यूरिंग डीएनए रेप्लिकेशन? हेलिकेज का रोल क्या है? तो मैंने आपको समझाया, हेलिकेज करता है अनबाइंड करता है, ओपन अप करता है डीएनए डबल हेलिक्स को। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 6, विच स्ट्रैंड इज सिंथेसाइज्ड कंटिन्यूसली ड्यूरिंग डीएनए रेप्लिकेशन? कौन सा स्ट्रैंड कंटिन्यूसली आपका रेप्लिकेट हो रहा है? तो वो आपका लीडिंग स्ट्रैंड, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 7, व्हाट आर द शॉर्ट सेगमेंट्स ऑफ डीएनए सिंथेसाइज्ड ऑन द लैगिंग स्ट्रैंड कार्ड? जो छोटे छोटे टुकड़े बन रहे हैं डीएनए सिंथेसिस के दौरान, उनको क्या बोलते हैं हम? उनको बोलते हैं ओकाजाकी फ्रेगमेंट। कभी भी रहीजिस फ्रेगमेंट मत बोलना, साइंटिस्ट का नाम था रहीजिस ओकाजाकी, बट नाम पड़ा था ओकाजाकी फ्रेगमेंट। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 8, हु डिस्कवर्ड द शॉर्ट सेगमेंट ऑन द लैगिंग स्ट्रैंड इन 1969? सो द साइंटिस्ट इज, साइंटिस्ट का नाम क्या था? रहीजिस ओकाजाकी, यानी ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 9, व्हाट इज द टिपिकल लेंथ ऑफ ओकाजाकी फ्रेगमेंट इन प्रोकैरियोट्स? देखो मैंने आपको दोनों बताया है, प्रोकैरियोट्स के अंदर भी और यूकैरियोट्स के अंदर भी। तो प्रोकैरियोट्स के अंदर आपकी जो लेंथ होती है मिनिमम, जो कि एवरेज हमने निकाली है, तो वो है 1000 से 2000 न्यूक्लियोटाइड। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। और अब नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है यूकैरियोट्स के बारे में बताना है कि ओकाजाकी फ्रेगमेंट की लेंथ कितनी हो सकती है। तो वो होगी वो 100 से 200 न्यूक्लियोटाइड, ये मैंने आपको करवाया है, ठीक है। Which enzyme synthesize RNA primer to initiate the DNA synthesis? तो इनमें से कौन सा एंजाइम सिंथेसाइज करेगा आरएनए प्राइमर को टू इनिशिएट द डीएनए सिंथेसिस? तो यहाँ जो एंजाइम है वो है आरएनए पॉलीमरेज, यानी प्राइमेज। प्राइमेज को हम आरएनए पॉलीमरेज कहते हैं। व्हाट इज द रोल ऑफ डीएनए लाइगेज ड्यूरिंग रेप्लिकेशन? डीएनए लाइगेज का क्या काम है? तो याद रखना, डीएनए लाइगेज क्या करता है? ज्वाइंस करता है ओकाजाकी फ्रेगमेंट्स को, ठीक है, यानी सील निक्स को सील करता है। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन 13, व्हाट डज द रेप्लिकेशन फोर्क रिप्रेजेंट? रेप्लिकेशन फोर्क क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? रेप्लिकेशन फोर्क, तो रेप्लिकेशन फोर्क जो होगा वो आपका रिप्रेजेंट कर रहा है ए वाई शेप रीजन वेयर डीएनए अनवाइंड। आपको मैंने डायग्राम बताई ना वो। Which protein stabilize single stranded DNA during replication in the case of prokaryotes? मैं ऐड कर रहा हूँ क्वेश्चन को, in the case of prokaryotes। तो राइट आंसर इज SSB। बट इन द केस ऑफ यूकैरियोट पूछो तो नाम याद रखना RPA, रप्पा। व्हाट इज द रोल ऑफ टोपो आइसोमरेज इन डीएनए रेप्लिकेशन? टोपो आइसोमरेज का क्या रोल है? तो वो पॉजिटिव सुपरकाइलिन को क्या करता है? रिलीव करता है, रिलैक्स करता है, और डीएनए को नेगेटिव सुपरकाइल करता है। नेगेटिव यानी वो आराम से डीएनए आप क्या करेगा, खुल जाएगा, कोई दिक्कत, कोई स्ट्रेस नहीं, कोई स्ट्रेन नहीं पड़ेगा। हम पढ़ेंगे, हम डिटेल में पढ़ेंगे। इन विच फेज ऑफ यूकैरियोटिक सेल साइकिल डज डीएनए रेप्लिकेशन अकर? तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, एस फेज। हाउ मेनी ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन डू प्रोकैरियोट्स टिपिकली हैव? देखो प्रोकैरियोट्स में मैंने आपको बताया ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन कहाँ होती है? ओनली ए सिंगल रेप्लिकेशन या सिंगल ओरी। ओके, हाउ मेनी ओरिजिनल रेप्लिकेशन डू यूकैरियोट्स? यूकैरियोट्स के पास कितने रेप्लिकेशन ओरिजिन होते हैं? तो मल्टीपल, हमारे में मल्टीपल होते हैं। व्हाट टाइप ऑफ मॉलिक्यूल इज द प्राइमर रिक्वायर्ड फॉर डीएनए सिंथेसिस? व्हाट टाइप ऑफ मॉलिक्यूल इज द प्राइमर रिक्वायर्ड फॉर डीएनए सिंथेसिस? तो काम चाहिए भाई ऑप्शन बी, आरएनए चाहिए, ठीक है। आरएनए असल में प्राइमर आरएनए ही है, 8 से 9 न्यूक्लियोटाइड होता है, आरएनए ही है वो। What is the chemical group required on the primer for DNA polymerase to add a nucleotide? तो मैंने कहा देखो, अगर हमें न्यूक्लियोटाइड ऐड करना है तो हमें कौन सा एंड चाहिए, 5 प्राइम एंड या 3 प्राइम एंड? मैंने आपको करवाया है। What is the chemical group required on the primer for DNA polymerase to add the nucleotide? कौन सा एंड चाहिए? तो हमें चाहिए 3 प्राइम हाइड्रोक्सिल ग्रुप, फ्री 3 प्राइम OH चाहिए, तभी हम नया न्यूक्लियोटाइड ऐड कर सकते हैं। अब 3 प्राइम OH फ्री नहीं है तो नेक्स्ट न्यूक्लियोटाइड कहाँ से ऐड होगा? याद रखना ऑप्शन को। व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ द रेप्लिकेशन फोर्क मूवमेंट इन द डायग्राम? ओके, डायग्राम इधर बनाई नहीं है तो इसको छोड़ो, आगे चलो। व्हाट इज द सिग्निफिकेंट ऑफ 5 प्राइम टू 3 प्राइम डायरेक्शनलिटी इन द डीएनए सिंथेसिस? इसका सिग्निफिकेंस क्या है? क्वेश्चन नंबर 22 को बताना आपको। तो राइट आंसर ऑप्शन में सी, इट रिक्वायर्स फ्रीक्वेंट प्राइमिंग ऑन द लैगिंग स्ट्रैंड। क्वेश्चन 23, which of the following is a key difference between prokaryotic and eukaryotic DNA replication? मैंने आपको करवाया डिफरेंसेस भी, सिमिलरिटीज भी, मुझे की डिफरेंस बताओ दोनों के अंदर। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी,
प्रोकैरियोट्स हैव ए लॉन्गर ओकाजाकी फ्रैगमेंट देन यूकैरियोट्स। बताइए 1000 से 2000 होता है, हमारे में तो 100-200 होते हैं। व्हाट टाइप ऑफ टेक्निक आर यूज्ड टू द मिसेल्सन-स्टोहल एक्सपेरिमेंट टू सेपरेट द डीएनए? तो उन्होंने क्या यूज किया था? इनमें से आपको बताने कौन सी टेक्निक मिसेल्सन एंड स्टोहल ने यूज की थी। तो उन दोनों ने यूज की थी आपकी डेंसिटी ग्रेडियंट सेंट्रीफ्यूगेशन, और वो भी यूज किया था सीजियम क्लोराइड यूज किया था। व्हाट इज द वन प्रैक्टिकल एप्लीकेशन ऑफ अंडरस्टैंडिंग द डीएनए एप्लीकेशन? लास्ट क्वेश्चन है, तो राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, पीसीआर। दैट्स ओके। बाकी वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।